जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक शर्मा। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो कोई टॉपिक का नाम ही नहीं है। हाँ भाई, कोई टॉपिक का नाम नहीं है, जिसमें से टॉपिक आपका यहाँ बीच में पड़ा हुआ है तारामंडल। ठीक है, जिसमें तारामंडल नक्षत्र आपको पढ़ाए जाएंगे, राशि चक्र जोड़ेक साइकिल बताई जाएगी, ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ये आपका मुख्य टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या भैया? ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, इसके पहले आप दो टॉपिक और पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक पढ़ा था आपने ऑरिजिन ऑफ स्टार, इसके बाद दूसरा टॉपिक आपका आया हुआ था गैलेक्सी का। ठीक है, गैलेक्सी बोले तो आकाश गंगा का। ठीक है, जिसमें से मैंने आकाश गंगा के बारे में सारी चीजें आपसे परिचित कराई थी। ठीक है, और आप लोगों ने स्नेह और प्यार दिया है वीडियो में बहुत सारा, और आप इसी तरीके से आने वाले सारे वीडियो में अपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। आज मैं आपको टॉपिक समझाने वाला हूं भैया ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इसका हिंदी में वर्जन अगर लेना चाहे तो इसका मतलब वर्जन क्या लेना चाहे, मतलब कुछ स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होंगे तो वो समझे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, तो कैसे होती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति ये आपको समझना है। ठीक है, इसके पहले एक चीज और समझनी है। वो चीज क्या समझनी है कि इसके अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ब्रह्मांड में समस्त पिंड जितने भी चीजें हैं, इन सब चीजों के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। आइए आगे समझने का प्रयास करें। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित चार अवधारणाएं पेश करी गई। कितनी? चार अवधारणाएं। चार लोग चले आए, भैया हमाओ अवधारणा, हमाओ अवधारणा, मान लो, लेकिन भाई जो ऑथेंटिक चीजें होंगी वो मानी जाएंगी। ठीक है, तो वही चीज है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संदर्भित चार अवधारणाएं पेश करी गई। आइए एक एक अवधारणा को समझने का प्रयास करें। देखिए, पहली अवधारणा जो पेश करी गई वो स्पंदन ब्रह्मांड सिद्धांत था। कौन सा था आपका? स्पंदन ब्रह्मांड सिद्धांत। ये डॉक्टर एलन सैंडेज के द्वारा दिया गया था। ये किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर एलन सैंडेज के द्वारा यह दिया गया था आपका। और जो डॉक्टर एलन सैंडेज ने आपका दिया हुआ था, ये आपका यानी कि स्पंदन ब्रह्मांड सिद्धांत था, जिसको पॉजिटिव क्या कहा जाता है भैया? जिसको आप इनकी पॉजिटिव यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा दिया गया था, सतत दृष्टि का सिद्धांत दिया गया था। कौन सा भैया? सतत दृष्टि का सिद्धांत, स्टेडी यूनिवर्स थ्योरी दी गई थी। इसके बाद तीसरा जो आया हुआ था, स्पीति का सिद्धांत, जिसको एलन गूथ के द्वारा दिया गया, और एलन गूथ ने 1980 में दिया था। जो सतत दृष्टि का सिद्धांत था, ये हरमन ब्राडी के द्वारा दिया गया था, और थॉमस गोल्ड इसमें शामिल था व्यक्ति। ठीक है, और जो चौथा आया था, इसको बिग बैंग थ्योरी कहा गया था, जिसको फायरवर्क्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। फायरवर्क्स थ्योरी। ठीक है, फायरवर्क थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसी को महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये महाविस्फोटक सिद्धांत को ही बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूं बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, आइए समझने का प्रयास करें कि आपका ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैसे बना। तो ये आज आप समझेंगे बिग बैंग थ्योरी को। आइए समझने का प्रयास करिए आप लोग बिग बैंग थ्योरी को। ठीक है, आइए यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि क्या है आपकी बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी आइए समझने का प्रयास करें। इस थ्योरी का नाम भी आप फायरवर्क्स थ्योरी है, या फिर इसी को महाविस्फोटक का सिद्धांत भी कहा जाता है। आसान शब्दों में अगर कहें तो ये इसके अन्य नाम ये भी थे। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न मतलब अगला शुरुआत करते हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, देखिए जो वनडे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं अभी। ठीक है, तो जैसे पूछा जाता है कि बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे। जैसे आपने पूछा कि बिग बैंग थ्योरी के भैया प्रतिपादक कौन थे, किसने दिया? जैसे आपने 3 तो लिखवा दी, इसने दिया, लेकिन इसका प्रतिपादक कौन था? तो बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक थे बेल्जियम के खगोलविद पादरी, बेल्जियम के, कहां के भैया? बेल्जियम के खगोलविद पादरी थे, जिनका नाम था क्या भैया? जॉर्ज एवी लेमेंटियर। क्या नाम था भैया? जॉर्ज एवी लेमेंटियर। ठीक है, तो बेल्जियम के खगोलविद, बेल्जियम
के खगोलविद जॉर्ज एवी लेमेंटियर, ठीक है, जॉर्ज एवी लेमेंटियर, ठीक है, जॉर्ज एवी लेमेंटियर ने भी बिग बैंग थ्योरी पर काम किया। और कब से कब तक काम किया? तो 1894 से लेकर के 1966 तक काम किया, ठीक है। तो 1894 से 1966 के मध्य इन्होंने काम किया और बताया कि ब्रह्मांड कैसे बना आपका, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जनता तक पहुंचाई, ठीक है, लेकिन इनको सुव्यवस्थित ढंग से जनता तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट वैगनर के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट वैगनर के द्वारा। 1967 में रॉबर्ट वैगनर आते हैं और जनता को बताते हैं कि किस तरीके से आपका बिग बैंग थ्योरी आपका यानी कि एग्जिस्ट करता है, किस तरीके से इनको बताएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको दो चीजें समझ में आई होंगी कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, इसके अन्य नाम क्या है, जैसे फायरवर्क्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जैसे महाविस्फोटक का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। अगला क्या भैया कि इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक बेल्जियम के खगोलविद जॉर्ज एवी लेमेंटियर साहब थे, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने कब से कब तक काम किया? तो 1894 से लेकर के 1966 के मध्य तक काम किया, ठीक है। इसके बाद में एक दूसरा और वैज्ञानिक आता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट वैगनर। क्या नाम होता है भैया? रॉबर्ट वैगनर, ठीक है। ये जो रॉबर्ट वैगनर होते हैं 1967 में ये दुनिया को बताते हैं कि देखिए दुनिया को क्या बताते हैं, जो बेल्जियम यानी कि बेल्जियम के खगोलविद एवी लेमेंटियर ने जो भी बातें बताई बस उसी को सुव्यवस्थित ढंग से बताने का कार्य कौन करता है? रॉबर्ट वैगनर करता है, ठीक है। तो आइए भैया समझने का प्रयास करें कि इन्होंने क्या बताया, ठीक है। आइए अब आपको एक एक स्टेप पर काम करना है, चर्चा करनी है, देखना है ध्यान से, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास करें। इन्होंने बताया कि 15 मिलियन वर्ष पूर्व, कितने भैया? 15 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ था? 15 मिलियन वर्ष पूर्व ब्रह्मांड के समस्त पिंड, क्या भैया? 15 मिलियन वर्ष पूर्व ब्रह्मांड के समस्त पिंड ब्रह्मांड के केंद्र की ओर आकर्षित होने लगे। जो पूरा ब्रह्मांड था इसमें जितने भी पिंड थे सारे के सारे पिंड ब्रह्मांड के केंद्र की ओर आकर्षित होने लगे। ये सारे के सारे पिंड जब ब्रह्मांड के केंद्र की ओर आकर्षित होने लगे तो इसमें कहीं ना कहीं ये अगर आप प्रोसेस देखा जाए तो नाभिकीय संलयन की क्रिया थी। कौन सी क्रिया थी? नाभिकीय संलयन की क्रिया थी। और इसी नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण ब्रह्मांड के समस्त पिंड ब्रह्मांड के केंद्र पर केंद्रित हो गए, ठीक है। जब ये ब्रह्मांड के केंद्र पर केंद्रित होते हैं इसके बाद क्या होता है? अब भाई आकर के मिल गए तो कुछ के पास स्वयं के एनर्जी थी, स्वयं की ऊर्जा थी, स्वयं की लाइट थी, तो आकर के मिल गए। अब जब ये आकर के मिले तो एक जगह पर उसी को ब्लैक होल कहा जाता है, ठीक है, या फिर एक बड़ा पिंड कहा जाता है उसको, ठीक है। तो ये उस पिंड में बदल गए। अब उस पिंड में इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई, इतना ज्यादा गर्म हो गया वो कि उसमें एक बाद में क्या होता है? एक बाद में विस्फोट होता है। जब वो विस्फोट होता है बस उसी विस्फोट को भैया क्या कहा जाता है? बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है, बिग बैंग कहा जाता है, महाविस्फोटक कहा जाता है, महाविस्फोटक का सिद्धांत, ठीक है। तो उसी पर घटना को बिग बैंग कहा गया, ठीक है। आपको मैंने अभी तक क्या बताया, समझने का प्रयास करें। क्या हुआ? 15 मिलियन वर्ष पूर्व ब्रह्मांड के समस्त पिंड ब्रह्मांड के केंद्र की ओर आकर्षित होने लगे। और जब ये ब्रह्मांड के केंद्र की ओर आकर्षित हो रहे थे तो इनमें नाभिकीय संलयन की क्रिया चल रही थी। और जब ये ब्रह्मांड के केंद्र पर केंद्रित हो गए तो इनमें एक बहुत बड़ा पिंड बन गया, एक पूरा पिंड बन गया। जो एक पूरा बड़ा पिंड बना उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। और जब बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो गई तो एक ऐसा समय आया कि उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। उसी विस्फोट को बिग बैंग कहा गया। तो पूरा समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है, अगले प्रोसेस की ओर चलते हैं। जब ये फटा, मतलब कब फटा भी? यहाँ बिग बैंग, ये जो आपका पूरा पिंड था ये टूट गया, ठीक है, टूटा। तो जैसे ही ये भी आप बिग बैंग वाला जो भी आपका प्रोसेस था ये टूटा तो ये चारों दिशाओं में फैलने लगा। क्या फैलने लगा? चारों दिशाओं में फैलने लगा, ठीक है। तो कुछ जो आपके कण जा रहे थे, दूर दूर जा रहे थे, कुछ कणों के पास में स्वयं की एनर्जी थी। क्या थी भैया? स्वयं की एनर्जी थी, ठीक है। अब जिनके पास में स्वयं की एनर्जी थी और उन कणों में भी नाभिकीय संलयन का प्रोसेस चल रहा था, ठीक है। तो जिनके पास स्वयं की एनर्जी थी उनको तारा कहा गया। क्या कहा गया? उनको तारा कहा गया। इसके बाद जैसे ही ये भी दूर जा रहे थे
तो इसे हब्बल साहब ने, किसने, हब्बल साहब ने कहा कि ये दूरे चले जाते जा रहे हैं। तो इसका ये मतलब निकलता भैया, क्या मतलब निकलता है, ये मतलब निकलता है कि ब्रह्मांड का आज भी क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। क्या हो रहा है भैया, ब्रह्मांड का आज भी विस्तार हो रहा है। तो यह स्टेटमेंट देने वाला कौन वैज्ञानिक होता है कि ब्रह्मांड का आज भी विस्तार हो रहा है, तो इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम है एडविन हब्बल साहब। कौन भैया, एडविन हब्बल साहब, ठीक है। यह कब ऐसा बोलते हैं, तो ये ऐसा 1920 में बोलते हैं। कब बोलते हैं, 1920 में बोलते हैं। और एडविन हब्बल साहब ये रहने वाले कहाँ के होते हैं, तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक होते हैं। कहाँ के होते हैं, अमेरिका के, ठीक है। तो ये 1920 में कहते हैं कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, ठीक है। आगे की घटनाएं और समझिए आप इसी में। इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों के मत ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि कुछ समय बाद फिर से ऐसा होगा कि ब्रह्मांड के समस्त पिंड ब्रह्मांड के केंद्र पर केंद्रित हो जाएंगे और वहीं आकर के ध्वस्त हो जाएंगे। बस उसी ध्वस्त होने की परिघटना को बिग क्रंच कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भैया, उसी ध्वस्त होने की परिघटना को बिग क्रंच कहा जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ ली है भैया बिग बैंग थ्योरी। तो इस बिग बैंग थ्योरी में ब्रह्मांड का आपको यानी कि ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स आपको पूरा समझा दिया गया है कि कैसे कैसे आपका यूनिवर्स बना हुआ है, ठीक है। तो सबको भी यह समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मांड आपका कैसे बना। जितने भी पॉइंट थे सारे के सारे पॉइंट आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे समझने का प्रयास करें। आप कहेंगे आज तो पूरा लिखा लिखा आया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके कारण थे कि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता था, इसलिए मैंने आज ही पूरे पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिए हैं। अब इनको बस समझना है, ठीक है। देखो सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आपको क्या है, ठीक है। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो मास्टर साहब क्या करते हैं, लिखवाते रहे लिखवाते रहे लिखवाते रहे, ठीक है। वो एक समय इतना बड़ा बन जाता है आपका पढ़ने का मन नहीं होता है। आपको सीधा सा क्या करना है, जितना पढ़ना है माइंड में ही मतलब होना चाहिए आपके, ठीक है। तो सारी की सारी चीजें एक बार में समझ में आएंगी, ऐसा मेरा वादा है आपसे, ठीक है। बस आप लोग कंसंट्रेट होकर के बैठे रहिए, ठीक है। तो इसमें एक मेरा मोटिवेशन कोट है भी आपके लिए कि आप हमेशा जे क्यूब में तैयारी करेंगे। जे क्यूब क्या होता है, जोश, जज्बा और जुनून, ठीक है। अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं तो आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे, आप किसी भी कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप में जोश है, अगर आप में जज्बा है, अगर आप में जुनून है, ठीक है। आइए आगे समझने का आप क्या करें, प्रयास करें। देखिए यहां पर आगे समझिए भी आप। यहां पर मैंने आपको एक प्रोसेस बताया हुआ था कि ब्रह्मांड क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे जो अपर मतलब सबसे जो आउटर लेयर है इसको भी आप ब्रह्मांड, ठीक है। यानी कि जो सबसे चारों तरफ से घिरा हुआ है ये सब ब्रह्मांड है आपका। ब्रह्मांड के बाद में अगर हम सेकंड स्टेप की बात करें तो ये आकाश गंगा आता है जिसको गैलेक्सी कहते हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें तारामंडल आता है, तो तारामंडल टोटल ऑफ कितने 89 तारामंडल है। और अगर आकाश गंगा की बात करें तो ब्रह्मांड में अगर टोटल ऑफ आकाश गंगा की बात करें तो 100 अरब आकाश गंगाएं हैं आपकी। अगर नक्षत्र की बात करें तो टोटल ऑफ 27 नक्षत्र हैं। अगर सौर मंडल में ग्रहों की बात करें तो टोटल ऑफ 8 ग्रह हैं। इसके बाद में सूर्य के चारों ओर आपके बने हुए हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जो आपको बताता है कि कैसे कैसे आपका ब्रह्मांड आपका बना हुआ है, ठीक है। इसके आगे समझने का और प्रयास करें आप लोग, ठीक है। पानी भी लेते भैया हैं। आइए आइए यहाँ पर क्या है कि अब थोड़ा ब्रह्मांड से संबंधित कुछ चीजें हैं जो अलग अलग विद्वानों के मतों के अनुसार अलग अलग बताई गई हैं, ठीक है। जैसे बताया गया भैया टालमी के अनुसार, ये टालमी का एक टालमी वैज्ञानिक का नाम है, सीधी सी बात है। तो टालमी क्या कह रहा है, टालमी कहता है भैया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है। अरे देखो सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ये बात सरासर गलत है, ठीक है। और ये कह के चला गया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जबकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी मतलब सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो ये बात कैसी है, ये बात गलत है, ठीक है। और लोगों ने लगभग 800 सालों तक यही मान रखा कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। अब बताओ ये मतलब एक वैज्ञानिक इतना गलत कही गया
कि लोग 800 साल तक यही मानते रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत तथ्य है। क्या तथ्य है गलत? तो टालमी ने कहा कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन ये तथ्य कैसा है? गलत है। इसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आता है जिसका नाम होता है कापरनिकस। और कापरनिकस भैया क्या कहते हैं? ये कहते हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। बात कैसी है? सही है। क्या भैया? पृथ्वी जो होती है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। बात बिल्कुल सही है इनकी, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसी में ये कह दिया कि ये गोलाकार पथ में चक्कर लगाती है, गोल 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 गोलाकार। लेकिन गोलाकार पथ में चक्कर नहीं लगाती है। लगाती कैसी है? इस बेस में चक्कर लगाती है और इसको कहते हैं पैराबोलिक पाथ, ठीक है भैया। यानी कि ये आपका दीर्घवृत्त में चक्कर लगाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, कैपलर आते हैं। कैपलर कहते हैं पृथ्वी मतलब जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। बात कैसी है? लेकिन लगाती कैसे? दीर्घवृत्त में लगाती है। इनकी बात 101% सही है, ठीक है। इसके बाद गैलीलियो आते हैं, इन सब चीजों को प्रूव कर जाते हैं। और इसके बाद हब्बल आते हैं जो ये कहते हैं कि पृथ्वी यानी कि ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है भैया? विस्तार हो रहा है। ये किसके द्वारा कहा जाता है? एडविन हब्बल के द्वारा कहा जाता है, ठीक है। अगला भैया यहाँ पर लिखा हुआ है एक प्रश्न, 2-3 प्रश्न है, आप जल्दी से समझने का प्रयास करें। लिखा हुआ है भैया प्रकाश वर्ष। क्या लिखा हुआ है भैया? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष भैया किसका मात्रक होता है? तो यह भैया एक आपका दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष को अंग्रेजी में लाइट ईयर कहा जाता है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है भैया कॉस्मिक ईयर। तो ये 25 करोड़ वर्ष होता है, तो कॉस्मिक ईयर, ठीक है। सूर्य अपनी आकाश गंगा का एक चक्कर कितने साल में लगाता है? तो 25 करोड़ साल में लगाता है। और इसी को क्या कहा जाता है? कॉस्मिक ईयर कहा जाता है, ठीक है। और सूर्य घूमता कितने स्पीड से है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि एक के बार में 250 किलोमीटर, मैंने बताया था ना उस दिन, मतलब कल वाले वीडियो में, ठीक है। तो यानी कि 250 किलोमीटर स्पीड से घूमता है। इसके बाद आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है खगोलीय इकाई। क्या लिखा है भैया? खगोलीय इकाई। इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जो कितनी है भैया? 14.96 करोड़ किलोमीटर। यानी कि सूर्य ये है, पृथ्वी ये है, बीच की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है, जो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी भैया? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। तो लगभग ये 15 करोड़ किलोमीटर आपकी पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी है। एक प्रश्न और, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? बताइए भैया। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है, लगभग 500 सेकंड का समय। और एक प्रश्न और आता है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकंड। कितना भैया? 1.3 सेकंड का है भैया। बहुत नजदीक है तो जल्दी चला आता है, और सूर्य दूर है तो भैया देर में आता है। 15 करोड़ किलोमीटर। और जो चंद्रमा है वो भैया 3,84,403 किलोमीटर है, तो जल्दी चला आता है, ठीक है। चलिए, इतनी बातें आपको भैया समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं अपने अपसौर और उपसौर पर, ठीक है। या ये जानते हैं क्या है भैया आपका अपसौर और क्या है भैया आपका उपसौर, ठीक है। देखिए बीच में क्या है भैया? सूर्य देवता है, ठीक है। बगल में पृथ्वी, बगल में पृथ्वी। आप कहीं पृथ्वी 2 3 नहीं भैया, ये घूम रही है, ठीक है। एक पोजीशन यहाँ खत्म होगी तो फिर यहाँ आ जाएगी, ठीक है, घूम करके, ठीक है। इस तरीके से आगे समझने का भैया प्रयास करें। देखिए अपसौर कब होता है, उपसौर कब होता है, ठीक है। आपको आज ऐसा समझा देंगे कि कभी आप भूलेंगे नहीं अपसौर उपसौर क्या होता है, ठीक है। और कब? ये 4 जुलाई 3 जनवरी होता है। तो सुनिए ध्यान से। सूर्य है भैया बीच में, पृथ्वी है यहाँ पर, ठीक है। एक पृथ्वी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से। उपसौर का मतलब होता है भैया एपीलियन। उपसौर का मतलब होता है भैया आपका पेरिहिलियन, ठीक है भैया। ठीक है, अंग्रेजी में एपीहिलियन होता है और पेरिहिलियन होता है। क्या होता है भैया? एपीहिलियन होता है और पेरिहिलियन होता है। तो 2 चीजें होती हैं, एपीहिलियन और पेरिहिलियन की। अब दोनों को मैं आपको समझाने वाला हूं, ठीक है। तो ये होता है भैया आपका एपीहिलियन और ये होता है पेरिहिलियन, ठीक है। आप सुनिए ध्यान से। सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी जब सबसे कम हो तो उस परिघटना को उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी जब सबसे कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी जब सबसे अधिक होती है तो उस परिघटना को अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अपसौर। आ मतलब अधिक, और भैया कम, कम मतलब उप, ठीक है। अरे भैया राष्ट्रपति तो बड़ा होता है, उपराष्ट्रपति तो इनकी छोटा, उप प्रधानमंत्री छोटा, उप
मतलब उप लग जाए तो छोटा हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी कम होती है तो उसको उपसौर कहा जाता है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी अधिक होती है तो अपसौर कहा जाता है। ठीक है, और ये जो उपसौर वाली घटना है ये 3 जनवरी को घटित होती है और अपसौर वाली घटना 4 जुलाई को घटित होती है। अब आप कहेंगे ये कैसे याद रखें? अरे सीधी सी बात है, मध्य की दूरी कम है और 3 जनवरी पहले आता है तो तीनों कम है, इधर 4 ज्यादा है तो ज्यादा का मतलब ज्यादा दूरी भी तो है, तो 4 जुलाई और 3 जनवरी याद रख लीजिए भैया। अपसौर वाला जो है वो 4 जुलाई है, उपसौर वाला है वो 3 जनवरी है। अब यार ठंडी लिखा है गर्मी लिखा है, इसका क्या मतलब है? देखिए 3 जनवरी को क्या होती है? ठंडी होती है। 4 जुलाई को क्या होती है? गर्मी होती है। अरे होती है ना भैया, 3 जनवरी को ठंड पड़ती है, 4 जुलाई गर्मी पड़ती है। अभी गर्मी नहीं पड़े, जैकेटा पहने देखो भैया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया आगे क्या है, आगे समझने का प्रयास करो यहाँ पर कि भैया यहाँ पर भैया 3 जनवरी को ठंडी पड़ती है और जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य सबसे करीब है और करीब का मतलब है कि यहाँ गर्मी पड़नी चाहिए। कहाँ? यहाँ पर गर्मी पड़नी चाहिए, जबकि सूर्य सबसे करीब है और यहाँ दूर है तो ठंड पड़नी चाहिए, जबकि लिखो गर्म लिखा हो। ठीक है, तो गलत लिखा है? नहीं, गलत नहीं लिखा है, बस आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो समझिए, हम समझाते हैं ना आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्या है? उपसौर है 3 जनवरी, 3 जनवरी पड़ती है ठंड, भयानक ठंड पड़ती है। ठीक है, अब सुनिए, अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि पृथ्वी में भारतव कहाँ है। ठीक है, तो पृथ्वी है ये आपकी, इसमें भी आपको बीच में भी विषुवत रेखा होती है। क्या होती है भैया? विषुवत रेखा होती है। और जब ये विषुवत रेखा होती है तो इसके नीचे तो भैया मकरौत रेखा होती है, मकर रेखा 23.5 दक्षिणी अक्षांश, कर्क रेखा 23.5 उत्तरी अक्षांश, ये रेखाएं होती हैं। और आपने एक चीज सुन रखी है कि भारत के बीच बीच से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है? कर्क रेखा। और भारत आपका यहाँ पर बना हुआ है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब सुनिए, अब भारत वहां पर बना हुआ है जहां पर मैंने ये आपका गोला किया हुआ है। ठीक है, तो भारत किस गोलार्ध का हिस्सा है? तो उत्तरी गोलार्ध का, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध का भारत आपका हिस्सा है। ठीक है, अब आप आगे समझिए। ठीक है, 23.5 झुकी हुई है, तो इसमें क्या है भैया? इसमें जो आपका यानी कि जो सूर्य मतलब जो आपकी पृथ्वी है उसमें इंडिया की पोजीशन कुछ इस जगह पर है। ठीक है, इस जगह पर है। ठीक है, अब आप कहेंगे भैया यहाँ पर भैया गर्मी पड़ती है ना, तो इंडिया पोजीशन है यहाँ, और जब ये रोटेट करेगा तो इस रोटेशन में जो भारत है, भारत पर सीधी किरणें पड़ेंगी। ठीक है, जब भारत पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो क्या पड़ती है? गर्मी। भले दूर है लेकिन सीधे किरणें पड़ने के कारण इसमें पड़ती है गर्मी। और यहाँ पर क्या है? भारत की स्थिति कुछ यहाँ पर है भैया, और यहाँ पर भैया सीधी किरणें सूर्य की नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए यहाँ पर क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है। तो ये आपको उपसौर और अपसौर समझ में आ गया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर जी आप जल्दी पढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाते हैं। बस आप लोग क्या करिए, अगर आपको लग रहा है कि जल्दी, तो इसी में ऑप्शन आता है, थोड़ा धीरे करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए समझते हैं आगे तारामंडल क्या होता है। क्या होता है भैया तारामंडल? ठीक है, चलिए तारामंडल को समझने का प्रयास करें। वर्तमान में कुल कितने तारामंडल है? 89 तारामंडल हैं। अरे होता क्या भैया? सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं? तारामंडल कहा जाता है। और तारामंडल कौन कौन से होते हैं? जैसे सप्तऋषि एक आपका तारामंडल है जिसको उर्सा मेजर, उर्सा माइनर या फिर ओरियंस कहा जाता है, या फिर हाइड्रा। ठीक है, और भी भैया आपके तारामंडल है जैसे सेंट्रो है। ठीक है, या फिर आपका जोडियाक है भैया। ठीक है, या फिर और भी कई सारे तारामंडल है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारे तारामंडल मैंने लिखे हुए हैं, जिसमें से सबसे मुख्य तारामंडल कौन सा है आपका? हाइड्रा तारामंडल है। इसकी खासियत क्या है कि इसमें सबसे अधिक तारे पाए जाते हैं, इसलिए भैया ये सबसे बड़ा तारामंडल है। क्या भैया? सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा है। और हाइड्रा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हाइड्रा जीव की भांति इसका आकार है। कैसा है? हाइड्रा जीव की भांति इसका आकार है, इसलिए भैया ये सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा तारामंडल है। इसका 3.2% भाग कैसा होता है? दृष्टि गोचर होता है, जो दिखाई देता है। ठीक है, सेंट्रो वगैरह भी है, ओरियन से इसमें 16-17 तारे होते हैं। उर्सा मेजर, उर्सा माइनर में ये दोनों में 7 तारे होते हैं, इसलिए इन्हें सप्तऋषि कहा जाता है। ठीक है, मेजर का मतलब बृहद होता है, माइनर का मतलब लघु होता है आपका। ठीक है,
आगे समझिए, ठीक है। एक यहाँ पर लिखा हुआ है हंटर स्टार, जिसको आप लोग शिकारी तारा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? जिसको आप लोग शिकारी तारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको कहा कहते हैं भैया? शिकारी तारा कहा जाता है, ठीक है इसको, ठीक है। अरे देखो इसका आकार दिखाई दे रहा है ना भैया, नीचे पाए, ये इधर पे कमर लग रहा है, ठीक है, इधर पे ये सीधा हंटर, मतलब एकदम शिकारी टाइप का, ठीक है, त्रिशूल मतलब धनुष लिए, ठीक है। तो ये आपका हंटर स्टार, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या भैया? ओरियन इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर एक चीज बनाई गई है जिसमें लिखा है ध्रुव तारा, और जो ध्रुव तारा होता है ये उत्तर की दिशा में आपको दिखाई देता है। पहले के जो मनुष्य थे पहले, तो वो अपनी दिशा का परीक्षण रात रात में कैसे किया करते थे? तो ध्रुव तारे से ही किया करते थे। या फिर भैया जो नेवी यानी कि समुद्री सेना होती है वो भी ध्रुव तारा पर देखा करती है। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे आ गए जो आपका तारा का मतलब जो आपकी दिशाओं का ज्ञान करा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा उर्सा माइनर, इसका क्या मतलब होता है उर्सा माइनर? उर्सा माइनर में 4 नीचे तारे होते हैं, 3 आगे तारे होते हैं, इसके आगे ध्रुव तारा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और उर्सा मेजर का मतलब देखिए 3 लास्ट में होते हैं और ये आपका पिछला हिस्सा होता है और इसके आगे ध्रुव तारा दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा इसके पीछे होता है, इनकी उर्सा मेजर के पीछे ध्रुव तारा होता है, उर्सा माइनर के आगे ध्रुव तारा होता है। ये इसका मुंह थूथड़ा होता है, मुंह यही तो होता है ना भैया, ठीक है। और इसका ये मतलब ये सारी की सारी चीजें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगले भैया मैं आपको समझाने वाला हूं, ये लास्ट है आपका नक्षत्र। और नक्षत्र यहाँ पर लिखा है राशि चक्र, तो नक्षत्र कितने हैं? 27 है। और 27 नक्षत्र, पृथ्वी एक नक्षत्र को पार करने में 14 दिन का समय लेती है, और चंद्रमा एक नक्षत्र को पार करने में 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है। अर्थात चंद्रमा भी 27 नक्षत्रों को पार करता है और पृथ्वी भी 27 नक्षत्रों को पार करती है, ठीक है। और राशि चक्र में कितने भैया आपके की राशि चक्र में कितने होते हैं? तो 12 होते हैं, 12 ही राशियां होती है ना भैया। तो मैंने 12 का 12 बना रखा है। 12 का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री ये पूरा बना हुआ है। 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 एंगल निकलेगा, यानी कि एक राशि में कितने एंगल होते हैं भैया? 30 अंश होता है, 30 एंगल, 30 एंगल होता है, ठीक है। आगे समझने का और प्रयास करें, ठीक है। इसमें देखो ज्यादा नहीं समझना है राशियां क्या है, ठीक है। देखिए एक राशि में कितने यानी कि आपके इनकी नक्षत्र होते हैं, तो 2 नक्षत्र तो भी आपके पूरे हो जाते हैं। एक नक्षत्र भी आपका ज्यादा होता है, लगभग कितना होता है? 2.25, ये इतने नक्षत्र होते हैं, ठीक है। तो यही ऐसा होता है जैसे ये पृथ्वी आपकी, ठीक है, इसके सामने कौन सा नक्षत्र आ गया? अब उसी नक्षत्र में आ गया तो यही कह दिया जाता है ये तुम इस नक्षत्र में पैदा हुए हो, ठीक है। तो यही सारी चीजें होती है जो आपको ज्योतिषी के द्वारा बताई जाती है, भारतीय ज्योतिषी के द्वारा, ठीक है। और ऐसा माना जाता है जैसे आप कहते हैं कि वृषभान नक्षत्र का जो बालक होता है वो अत्यधिक मतलब सुंदर दिखता है, अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। जैसे आपके श्री कृष्ण की हम बात कर ले, श्री कृष्ण भगवान जी की बात कर लें, तो ये वृषभान नक्षत्र में पैदा हुए, तभी तो वो गाया जाता है ना, वृषभान दुलारे, ठीक है। तो ये वृषभान नक्षत्र में पैदा हुए तभी तो गोपियां इनके इतनी मतलब आकर्षित होती हैं, ठीक है, इनकी ओर आती हैं, ठीक है। तो ये वृषभान नक्षत्र में पैदा होने वाले बालक अत्यधिक अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, आकर्षक होते हैं, ठीक है। तो आगे क्या है भैया? एक और चीज जैसे कही जाती है यानी कि कृष्ण के लिए ही कही जाती है, नखत वेद ग्रह जोड़कर। क्या भैया? नखत बोले तो नक्षत्र कितने हैं? 27 हैं। नखत वेद कितने? 4 हैं। वेद ग्रह जोड़कर, ग्रह उस समय कितने थे? 9 थे, वर्तमान में 8 ग्रह, 9वां ग्रह यम है आपका, ठीक है। 2006 में हटा दिया गया 9वां ग्रह, ठीक है। तो नखत वेद ग्रह जोड़कर अधिकर करत विष खात, ठीक है। अधिकर इसको आधा कर दो तो कितना हो जाएगा? 20, और 20 को क्या कहा जाता है? विष कहा जाता है। तो गोपियां श्री कृष्ण से कहती हैं नखत वेद ग्रह जोड़कर विष यानी कि अधिकर विष कर खाते, ठीक है, यानी कि जो आधा कर दिया जाता है और उसको विष कहते हैं और विष को हम खा लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका एक दोहा है, कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भैया आज आपने ये सारी की सारी चीजों को पढ़ा है, जिसका मुख्य टॉपिक था ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। भैया इस वीडियो में भी आपकी जितनी भी सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डे एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारे इस वीडियो को आप लोग
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, जितने भी प्रश्न है, अगर आपको कहीं लग रहा है ऐसा कि कहीं किसी प्रश्न में हमें और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक को एक अलग वे में लेकर के आऊंगा जो आपको पसंद आने वाला है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।